वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फियोर। ये सारे प्रिंसिपल किसने दिए हैं? हेनरी फियोर ने। अब इनके बारे में डिटेल में रीड करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क or units and instead of assigning the whole work to one person। कहते जब भी जो भी हमारा होल काम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उसको हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, ना कि सारा काम है जो एक ही एम्प्लॉय को दे देना चाहिए। वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन। एक यूनिट ऑफ वर्क हमें एक ही आदमी को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। उसका काम में एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी क्वालिफिकेशन, उस रिगार्डिंग उसे हम एक काम हमें एक ही इंसान को देना चाहिए। ये नहीं होता कि सारा काम है वो एक ही बंदे को दे देना और उसके ऊपर बर्डन आ जाए। It will help in avoiding wastage of time, effort and will increase the sufficiency of each employees। अगर हम ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल है फॉलो करें तो उससे हमारी जितनी भी वेस्टेज है टाइम की, एफर्ट की, वो कम हो जाएगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं उनकी जो एफिशिएंसी एंड वर्क कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योर दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मैनेजर। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फ्योर ने दिया और इस प्रिंसिपल के अंदर वो हमें कहना चाहता है कि जो भी हमारी अथॉरिटी मीन्स पावर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी गिवन टू मैनेजर्स एंड हीज अथॉरिटी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी हमारी मैनेजर्स की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होगा। अगर प्रॉपर बैलेंस होगा तो तभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो वो अच्छे तरीके के साथ अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारी अथॉरिटी ज़्यादा है और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है तो तब इसके कारण क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हीज जॉब ऑन टाइम। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और उसके अंदर अथॉरिटी नहीं है तो इसके कारण जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना काम है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन रेफर टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। डिसिप्लिन क्या होता है कि हमें जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स हैं या रेगुलेशंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर उसे प्रॉपरली फॉलो करना है। चाहे जैसे कि हम स्कूल में हो, कॉलेजेस के हो, हम जहाँ मर्जी हो वहीं पर हम जिसके भी जैसे रूल्स और रेगुलेशंस है वैसी जगह के वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से स्मूथली रन हो, अच्छे तरीके से अपने सारे काम करे। बट द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ लीडर्स। बट जो हमारे डिसिप्लिन की क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ लीडर्स। एज फ्योर से, जैसे कि फ्योर ने बोला डिसिप्लिन इज व्हाट लीडर मेक। डिसिप्लिन क्या होता है? जैसा कि उसका लीडर बनाता है। चाहे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो डिसिप्लिन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रॉपरली डेवलप करे। यूनिटी ऑफ कमांड। According to the unity of command, an employee should have only one boss and follow his command। जो हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का उसके अकॉर्डिंग क्या कि जो हमारा एम्प्लॉय है
उसका एक ही बॉस होना चाहिए और उसकी ही कमांड को एम्प्लॉय क्या फॉलो करेगा। इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो मोर देन वन बॉस, बट अगर कोई एम्प्लॉय है उसको एक से ज़्यादा बॉस की कमांड्स को फॉलो करने पे देयर बिगन्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिएट कन्फ्यूज़न। अगर कोई भी एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉस की कमांड फॉलो करने पे तो उसके साथ क्या हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होएगी और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट होएगी। इट मीन्स दैट एन एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू वन सीनियर ओनली। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसको बस एक ही सीनियर की कमांड्स को क्या फॉलो करना पे। दिस हेल्प टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न एंड हैंस एम्प्लॉय कैन वर्क एफिशिएंटली। अगर ये सब हो कि एम्प्लॉय का एक ही बॉस हो तो उसके कारण जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। Unity of direction. According to this principle, various departments and the employees of the organization must work in the same direction. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसका यही काम होना चाहिए कि वो सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें, उन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव गोल होना चाहिए एंड दे शुड मेक एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एफर्ट्स करें, वो इसलिए काम करें कि जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो अच्छे तरीके से अचीव हो सके बाय क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सबके बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। For all these activities which have common objective there must be one head and one plan। और जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसका क्या एक ही हेड होना चाहिए और सभी का एक ही प्लान, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सभी का। ये नहीं है कि किसी का कोई ऑब्जेक्टिव हो और किसी का कोई ऑब्जेक्टिव हो। दिस ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज। इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन होएगी और हमारी जो बिजनेस की इमेज है इन द मार्केट वो अच्छी तरीके से क्रिएट हो पाएगी। Subordination of individual interest over general interest. It is very essential for the management that people must realize the objective of the group and direct their effort towards the achievements of these common objective। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है मैनेजमेंट है उसे ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहे ग्रुप का क्या ऑब्जेक्टिव है और उनके सब एक ही एफर्ट होने चाहिए कि अपनी भी जो अचीवमेंट्स है हमारी ऑब्जेक्टिव्स की वो अचीव हो सके timely। The positive effect of these principles are achievement of the organization goal। और जो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है इस प्रिंसिपल का वो क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जितनी भी हमारे गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाएँ एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Remuneration to employees. According to this principle, employees in the organization must be paid fairly to give them maximum satisfaction। इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसी सभी को हमें वेजेस फेयरली देने पड़ेगी और चाहे कि उसके जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो एम्प्लॉयज़ की अचीव होए। द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू। और जो फेयर वेजेस है हमारे एम्प्लॉयज़ की वो कैसे डिटरमाइंड होती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, फर्म है, उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसे ध्यान में रखते हुए फिर ही जो हम फेयर वेजेस है हमारी एम्प्लॉयज़ की वो डिसाइड करते हैं बाय कीपिंग इन द माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट ने हमारा मिनिमम वेज रेट सेट किया उसको माइंड में सेट करके फिर ही हम वेजेस दें अपनी एम्प्लॉयज़ को। द वेजेस एंड द सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। और जितनी भी हमारी वेजेस हैं, सैलरीज है एम्प्लॉयज़ की वो कैसे पेड हो, कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली। अब है नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग है वो कौन करे,
टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ पावर। Centralization refer to the concentration of authority or power in few hands at the top level. Centralization का मतलब है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ है, पावर्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमें टॉप लेवल के हाथ में होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर्स हैं वो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये नहीं है कि बस एक ही लेवल में, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर ज़्यादा अथॉरिटी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होती थी, बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमारी ज़्यादातर जो अथॉरिटीज़ है वो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हैंड में होनी चाहिए, टॉप टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्योर, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। फ्योल ने ये भी कहा कि जो कंपनियां है वो प्रॉपरली सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अंदर दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी साइज क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारी नेचर क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का। Principle of scalar change. Scalar chain implies the chain of superior ranging from top level of management to the lowest level of management. Scalar chain हमारी चेंज है जो कि हमारी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लेके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी अंदर काम या सीनियर्स काम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में होती है। स्केलर चेन ऑल्सो इंश्योर अ प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेंज है तो उसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर फ्लो होगा कम्युनिकेशन का। इट सर्व्स एज अ चेन ऑफ कमांड बिकॉज ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लो थ्रू इट। और वो सर्व करती है हमारी कमांड के जैसी चेन, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के और फर्म के, वो उसी के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। इट सर्व्स एज अ चेन ऑफ कमांड बिकॉज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लो थ्रू इट। नेक्स्ट प्रिंसिपल अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पर्सन एंड द रिसोर्सेज शुड बी अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी एम्प्लॉयज़ है, पर्सनस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, और जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है हमारी फर्म की, वो प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए एक प्रॉपर सीक्वेंस की तरीके से। एवरी रिसोर्सेज एंड एवरी पर्सन शुड बी प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक सर्टेन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन सो डैट द ऑर्गेनाइजेशन में वर्क विद एफिशिएंसी। और जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पर्सनस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्पेसिफिक प्लेस के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, और ताकि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करे एफिशिएंटली। The systematic arrangement in a proper sequence also helps to control the wastage in the organization। और जो हमारी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये हमारी हेल्प करती है कि जितनी भी हमारी वेस्टेज है, जो हमारी रिसोर्सेज की, एम्प्लॉयज़ की और एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंट्रोल्ड। वेस्टेज कंट्रोल करना मेनली इस प्रिंसिपल का ये काम है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। According to this principle, the behavior of the managers towards the employees should be based on equality। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़, उन सब के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। दिस इक्वालिटी शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड काइंडनेस। और ये इक्वालिटी है बेस्ड होना चाहिए जस्टिस और काइंडनेस के ऊपर। इसका मतलब यह है कि जो बिहेवियर है एम्प्लॉय का अपने मैनेजर्स की ओर, वो इक्वालिटी के ऊपर बेस होना चाहिए। देयर शुड बी नो बाइस और डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे सेक्स, रिलीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन एक्सेट्रा के बेस पर। इसका मतलब बस यही है कि जो हमारे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल।
इस प्रिंसिपल का मतलब है स्टेबिलिटी इन टेन्योर का मतलब है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उन्हें हम जल्दी से टर्मिनेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते हमारी जॉब से। This principle suggests that an employee should not be removed from their job frequently because they take time to get used to their work. इस प्रिंसिपल के अंदर हमें फ्योल ये कहना चाहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उसे हम जल्दी से अपनी जॉब से निकाल नहीं सकते, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा टाइम लगता है किसी भी जॉब के अंदर सेटल होने के लिए। उसे बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, फिर ही वो हमारी जो जॉब होती है उसके रिगार्डिंग यूज टू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटीज अमंग द एम्प्लॉयज़, और इस प्रिंसिपल का ये काम है कि वो इंश्योर करे जॉब सिक्योरिटीज़ की फीलिंग जो कि हमें एम्प्लॉयज़ को मिले। अगर हम एम्प्लॉय को किसी भी जॉब के अंदर से जल्दी से रिमूव कर दे तो उसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्टेज ऑफ टाइम और सिक्योरिटीज़ होती हैं। इसलिए हमें कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसे जल्दी से जॉब से रिमूव नहीं करना चाहिए। Initiative. According to the principle of initiative given by Fayol, employees must be given independence to formulate and implement plans for improving the efficiency in their functions. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स है इनिशिएटिव का उसे अकॉर्डिंग फ्योल कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उसे इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि वो प्लान्स को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट कर सके अकॉर्डिंग टू दैम। इट मीन्स डैट एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इन मोटिवेट फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ है उसे हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और बिजनेस। इनिशिएटिव्स इम्प्लाइज टू डू समथिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू। एम्प्लॉयज़ इम्प्लाइज करते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं हम विदाउट बीइंग आस्क्ड टू, किसी से बिना पूछे कुछ भी हम कर सकते हैं। ये हमें एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इट इज़ अ फ्रेंच टर्म विच सिग्निफाइज यूनियन इन स्ट्रेंथ। ये हमारी एक फ्रेंच टर्म्स है जिसका मतलब है यूनियन इन स्ट्रेंथ, की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी के बीच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल इन फ्रेंच लैंग्वेज, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन मस्ट बी डिवेल्प्ड अमंग वेरियस एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल के अंदर फ्योल ये बोलना चाहता है कि जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सभी के अंदर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ मस्ट मेक एफर्ट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टीम स्पिरिट। कि एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स ये होने चाहिए कि वो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करे विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टीम स्पिरिट। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन सभी के बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अब ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे।